dear students, welcome to my YouTube channel. Myself Sunita. Today we will start chapter number first of class 9th economics. अब जो 8th के स्टूडेंट्स 9th में आए हैं वो ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक्स कहाँ से आ गई। अभी तक तो हमने हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी 3 ही पार्ट पढ़े थे। अब ये 4th पार्ट और पढ़ना पड़ेगा, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये काफी इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें टोटल 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इसमें जो आपकी जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ते हो कि इसमें तो राजा महाराजा पढ़ने पड़ते हैं, आपकी सिविक्स में आप सोसाइटी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, जबकि आप ज्योग्राफी में अपनी अर्थ फॉर्मेशन है, क्लाइमेट वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको जो इकोनॉमिक्स पार्ट है इसमें आप अपनी इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे कि कंट्री की इकोनॉमी किस तरह से डेवलप होती है, प्रोडक्शन कैसे होता है, उसके फैक्टर्स क्या होते हैं, ह्यूमन बीइंग किस तरह एसेट्स बनते हैं, किस तरह लाइबल बनते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए मिलेगी। तो 8th के स्टूडेंट दुखी होने की जरूरत नहीं है। चैप्टर काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है और इजी वे में आपको लर्न हो जाएगा। तो हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो जो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ये एक इमेजिनरी विलेज है, एक्चुअल विलेज नहीं है। कभी आप कहीं कहो कि हमें तो पालमपुर गांव में जाना है, तो पालमपुर एक इमेजिनरी विलेज बनाया गया है। वो आपको इस चैप्टर को समझाने के लिए एक इमेजिनरी विलेज, उसमें सारे कि किस तरह से वर्क होता है, कैसा विलेज है, वेल कनेक्टेड है, रोड से डेवलप विलेज है, इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, वहां पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है कि नहीं, ये सारी चीजें बताई गई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज इमेजिनरी, बता दिया। मेन जो एक्टिविटी है इस विलेज की, जो मेन वर्क है, यानी कि यहाँ के जो पीपल है जो वर्क करते हैं वो क्या करते हैं, फार्मिंग। हर पर्सन, मैक्सिमम पर्सन इसमें इंक्लूड है फार्मिंग में। बाकी कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो फार्मिंग के अलावा और कौन सी एक्टिविटी वहां पर होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है कि जो पालमपुर विलेज है उसके साथ एक विलेज कनेक्ट है और एक टाउन कनेक्ट है। जो विलेज कनेक्ट है उसका नाम क्या है, रायगंज। और जो टाउन कनेक्ट है यानी कि जो प्रोडक्शन पालमपुर विलेज में होता है उसको टाउन में सेल करने के लिए जाते हैं, तो वो कौन सा है, शाहपुर। तो शाहपुर में लोग अपने प्रोडक्शन को बेचने के लिए जाते हैं। देन आता है कि जो प्रोडक्शन पालमपुर विलेज में होता है तो उसको जब सेल करने के लिए जाते हैं, बेचने के लिए जाते हैं, तो कौन कौन से ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं। तो उसमें आपका आ जाएगा बुलेट कार्ट्स, टोंगास, बोगीज, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स, ये सारी चीजें उस विलेज में ट्रांसपोर्ट के लिए यूज की जाती है। इट मीन्स वहां पर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मॉडर्नाइजेशन ही नहीं है, तो मॉडर्नाइजेशन तो है, तभी तो ये ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, जीप यूज कर रखी है। देन आता है टोटल जो फैमिलीज रहती है उस विलेज में 450 फैमिलीज वहां पर रहती है। मैक्सिमम फैमिली काफी अच्छी फैमिली है, यानी अपर कास्ट से बिलोंग करती है। तो 80 फैमिली तो ऐसी जो अपर कास्ट से ही बिलोंग करती है, जिसकी उनके हाउसेस काफी बड़े बड़े बने हुए हैं, उनके पास जो प्रोडक्शन का सोर्स ऑफ इनकम है वो भी बहुत अच्छी है। और कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि जो दलित कास्ट, जो कि SC BC वगैरह है, वो एक विलेज के कॉर्नर में रहते हैं और उनके जो हाउसेस बने हुए हैं वो मड और स्ट्रॉ से बने हुए, इट मीन्स कच्ची ईंटों से बने हुए हैं। तो वो लोअर कास्ट की फैमिली है। जो वहां पर फार्मिंग है या जो फार्म है, खेत बने हुए हैं, खेत में मैक्सिमम पार्ट किनके पास है, अपर क्लास फैमिली के पास है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसा है। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वहां पर बेटर है, इट मीन्स हर घर में इलेक्ट्रिसिटी दी जा चुकी है। और जो वाटर फैसिलिटी है वो भी बेटर है, हर घर में वाटर फैसिलिटी दी हुई है। पालमपुर हैज 2 प्राइमरी स्कूल। पालमपुर गांव में 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है। इट मीन्स वहां पर बच्चों के पढ़ने के लिए भी फैसिलिटी है। अपर कास्ट के तो दूर भी जा सकते हैं, बट जो लोअर कास्ट होती है तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, तो लेकिन उनके लिए फैसिलिटी दी हुई है। नेक्स्ट आता है कि वहां पर 1 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है कि जो भी थोड़ा बीमार हो जाए तो जल्दी से दवाई ला सकता है वहां से, तो इजीली वहां पर प्रोवाइड हो जाती है। तो ये सारी फैसिलिटीज विलेज पालमपुर में दी गई है। एक अच्छा इमेजिनरी जो विलेज बनाया है, ये बेटर विलेज बनाया, हर तरह की फैसिलिटी वहां पर प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर में, जो एक बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्मेशन होती है, या फिर इसमें से 2 मार्क्स के क्वेश्चन की फॉर्मेशन होती है। वो क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन भी आ सकता है या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी आ सकता है। इसमें जो सबसे पहला फैक्टर है, अभी फैक्टर्स क्या होते हैं,
कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए, चाहे वो स्मॉल लेवल पर करना पड़े चाहे लार्ज लेवल पर करना पड़े, तो उनके लिए किसी बहुत सारे फैक्टर्स की नीड होती है। तो उन फैक्टर्स में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन सा है कि जिसकी सबसे पहले नीड होती है, तो वो फैक्टर है लैंड। बिना लैंड के कोई भी वर्क नहीं हो सकता। अब आप ये कहोगे कि कैसे नहीं हो सकता मैम, मान लो हम आप पढ़ा रहे हो तो उसमें लैंड की कहाँ से जरूरत आ गई, कैसे नहीं आई। उसमें भी मान लो एक स्कूल में पढ़ा है तो स्कूल में भी तो लैंड, बिल्डिंग जो है वो लैंड के ऊपर बनी हुई है। अगर हम किसी ट्यूशन सेंटर पर पढ़ा रहे हैं तो वो भी लैंड पर बना हुआ है, तो इसलिए लैंड की नीड कंपलसरी है। तो फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है या फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कौन सा आएगा, आपका लैंड आएगा। सेकेंड आता है लेबर। अब लेबर भी टू टाइप के होते हैं। लेबर का मीन्स ये नहीं होता कि भाई हम तो ये कहते हैं कि इस काम के लिए लेबर को ले आओ, तो लेबर का मीन्स यही नहीं होता कि वो बोझा ढोने के लिए लेबर की नीड होती है, वो ही ओनली लेबर होते हैं। लेबर टू टाइप के होते हैं, एक स्किल्ड लेबर, दूसरे अनस्किल्ड लेबर। जो स्किल्ड लेबर होते हैं उनके अंदर क्या होती है, स्किल होती है कोई काम करने की। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्टिचिंग करता है तो उसके अंदर स्किल है ना कि वो उस कपड़े की सिलाई करता है। टीचर है वो पढ़ाता है तो उसके अंदर स्किल है कि वो टीचिंग करता है। तो एक होती है अनस्किल्ड लेबर की। अनस्किल्ड लेबर कौन सा होता है, जिसमें किसी स्पेसिफाई या उसकी स्पेसिफिक कोई वर्क नहीं होता है। लाइक बोझा ढोना है तो उसमें उसको काफी प्रैक्टिस की नीड नहीं होती कि बोझे को उठा के साइड में रखना होता है या दूसरी जगह जहां भी डालना होता है वहां डालना होता है। तो टू टाइप के लेबर होते हैं, एक स्किल्ड लेबर, दूसरे अनस्किल्ड लेबर। जो स्किल्ड लेबर होते हैं इनको अपने वर्क की परफेक्शन की नीड होती है, जबकि अनस्किल्ड लेबर को वर्क में परफेक्शन की इतनी नीड नहीं होती है। थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है फिजिकल कैपिटल। अब ये फिजिकल कैपिटल आप ये मत समझना कि जो हम स्टेट कैपिटल पढ़ते वो है कैपिटल। यहाँ पर कैपिटल का मीन्स है मनी से रिलेटेड है। कैपिटल मीन्स मनी, कि जो मनी से रिलेटेड है वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए जो थर्ड नीड है, थर्ड फैक्टर है वो क्या है, फिजिकल कैपिटल की। विदाउट मनी कोई वर्क नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ह्यूमन कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास तीनों फैक्टर्स है, लैंड भी है, लेबर भी है, फिजिकल कैपिटल भी है, बट आपके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है। इट मीन्स आप प्रोडक्शन को बेस्ट नहीं कर सकते। आपके अंदर माइंड ही नहीं है, आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, तो आप कैसे वर्क करोगे। कोई भी ह्यूमन बीइंग है अगर वो माइंडेड पर्सन है तो वो प्रोडक्शन को बेटर वे में करता है। जो हमने थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा फिजिकल कैपिटल, इसके टू पार्ट होते हैं। जो फिजिकल कैपिटल होते हैं ये टू टाइप के होते हैं। तो इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से आपका, और लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। तो इसमें जो फिजिकल कैपिटल है एक फिक्स्ड और दूसरा वर्किंग। जो फिक्स्ड कैपिटल होता है उसको एक बार सेट करने के बाद लॉन्ग टाइम तक उसकी नीड नहीं होती है। लाइक आपने बिल्डिंग बनाई, कोई भी फैक्ट्री रन करनी है, उसके लिए आपने बिल्डिंग सेटअप की, मशीन सेटअप की, तो क्या आप डेली बिल्डिंग नहीं बनाओगे, नहीं बनानी होगी। मशीन से डेली थोड़ी नहीं चेंज करनी, नहीं करनी होती। तो ये क्या है, ये आता है आपका फिक्स्ड कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल कौन सी होती है, जो डे टू डे जिसकी नीड होती है। लाइक रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, फॉर एग्जाम्पल क्लॉथ बनानी है, तो क्या करना है कि जो थ्रेड होता है उसको लाएंगे, नेक्स्ट डे फिर लाएंगे, तो रॉ मटेरियल की नीड डेली होगी और मनी की भी नीड डेली होती है। तो ये क्या कहलाता है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ये टू पार्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल। यानी कि ह्यूमन इट मीन्स जो पर्सन होता है, अगर उसके अंदर एबिलिटी ही नहीं है तो वो बेटर वर्क नहीं कर पाएगा, वो प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। बट ये 4 के 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है। विदाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकती है। तो जो हमने विलेज पालमपुर में पढ़ा कि जो विलेज पालमपुर है उसके अंदर किस तरह से वेल कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, रोड वगैरह बने हुए हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, हाई स्कूल भी है, डिस्पेंसरी भी, हर चीज है वहां पर, वेल डेवलप विलेज है। नेक्स्ट टॉपिक आता है फार्मिंग इन पालमपुर। अब हम जो इमेजनरी विलेज पढ़ रहे हैं पालमपुर, जहाँ की मेन एक्टिविटी क्या है, फार्मिंग है, तो उसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि जो पालमपुर विलेज है वहां पर फार्मिंग का सिस्टम कैसा है, लैंड कैसी है, किस तरह से वर्क होता है। तो फर्स्ट है लैंड इज फिक्स्ड। तो लैंड फिक्स है, पालमपुर विलेज में लैंड फिक्स है। अब आप ये सोच रहे हो कि लैंड फिक्स है, ये क्या क्वेश्चन हुआ कि लैंड फिक्स है वहां पर। फिक्स का मीन्स है कि वहां पर जो लैंड है, जो वेस्ट लैंड थी या अनकल्टिवेटेबल लैंड थी, उनको कल्टीवेट के लिए प्रिपेयर
कर लिया है, इट मीन्स उसको स्ट्रेच नहीं किया जा सकता, अब उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। पहले जो बैरन लैंड थी, जो खराब वेस्ट लैंड थी, उसको सही करके और वहां पर प्रोडक्शन करने लग गए हैं। तो वहां पर अब कोई ऐसी लैंड नहीं है जो वेस्ट पड़ी है, बैरन पड़ी है, जिसको कल्टिवेटेबल बनाया जा सके। नेक्स्ट आता है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या सेम पीस ऑफ लैंड में मोर देन 2 क्रॉप हो सकती है? यस, हो सकती है। कैसे हो सकती है? क्योंकि एक रबी क्रॉप होती है, एक खरीफ क्रॉप होती है, और उनके बीच का जो टाइम होता है, रबी और खरीफ, जो रबी खरीफ और खरीफ, इनके बीच का टाइम, इट मीन्स रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग हुई, खरीफ क्रॉप को बोने के लिए टाइम बचा हुआ है। तो जो बीच का टाइम आता है, इस टाइम में कुछ एक्स्ट्रा क्रॉप ग्रो कर ली जाती है, लाइक वाटरमेलन है, मस्कमेलन है, कुकुम्बर है, ये ग्रो कर लेते हैं। तो वो क्या कहलाती है? ये 13 क्रॉप हो गई, तो ये क्या कहलाएगी? मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग कहलाएगी। तो मल्टीपल क्रॉपिंग का आपका क्वेश्चन बनता है, तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग का हो जाएगा कि ग्रो मोर देन 2 क्रॉप। नेक्स्ट आता है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। अब जो ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड है, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, यहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बिफोर 1960 के डिकेड में हमारे इंडिया में नहीं था। आफ्टर दैट, यानी कि आफ्टर 1960, यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन को एक्सेप्ट किया। अब ये ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या? मेनली जो व्हीट है, राइस है, उनमें ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या यूज किया गया? पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, मशीन्स, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इंस्ट्रूमेंट। तो उनसे क्या हुआ? प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ गया। जो पहले व्हीट राइस का प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल 1600 केजी था, वो 3200 केजी तक हो गया। इट मीन्स काफी ग्रो हुआ। तो ये ग्रो हुआ, इसमें न्यू फर्टिलाइजर्स, न्यू पेस्टिसाइड्स, न्यू मशीन्स, न्यू इंस्ट्रूमेंट, इवन जो इरिगेशन सिस्टम है वो भी न्यू इंट्रोड्यूस हुआ। अब जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन था, ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम हर स्टेट में ऐसा नहीं हुआ कि हर स्टेट में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो गया। पंजाब, हरियाणा और सम पार्ट्स ऑफ यूपी, इन 3 पार्ट में ही प्रोडक्शन में इफेक्ट हुआ था। और कौन से जो आता है आपका, कौन से क्रॉप में हुआ था? व्हीट और राइस में। ये तो अगर आपके पॉजिटिव पॉइंट पूछे जाए या फिर मेरिट्स पूछी जाए कि ग्रीन रेवोल्यूशन की मेरिट क्या है या ग्रीन रेवोल्यूशन के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, तो उसमें है कि हमारे इंडिया की जो प्रोडक्शन में है उसमें सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ी थी, कि इंडिया में प्रोडक्शन इतना हो गया था कि अब हमें इंडिया वालों को बाहर से मंगवाना नहीं पड़ रहा था। दूसरा ये था कि लोगों के पास काम ज्यादा हो गया था, लोगों की इनकम बढ़ चुकी थी। तो ये तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं, लेकिन हर चीज के पॉजिटिव के साथ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या थे? रीजन, क्योंकि इस प्रोडक्शन में जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू फर्टिलाइजर्स, न्यू पेस्टिसाइड्स को यूज किया गया था, उसमें पानी की नीड ज्यादा थी। वाटर नीड होने के रीजन से क्या था कि ग्राउंड वाटर का लेवल डाउन जाने लग गया। दूसरा फर्टिलिटी थी, जो सॉइल की फर्टिलिटी थी वो डाउन होने लग गई थी। थर्ड आता है कि ये ओनली कुछ पार्ट्स में था, लाइक पंजाब, हरियाणा, सम पार्ट्स ऑफ यूपी। हर स्टेट में नहीं था कि हर स्टेट में सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ी या फिर हर स्टेट में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ था। तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट आपको दोनों याद करने हैं, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एंड राइट मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये मे बी आपको क्लियर हो गया होगा ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट आता है आपका विल द लैंड सस्टेन, कि ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट होने के बाद प्रोडक्शन तो बढ़ गया। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है और आपको खाना दिया जा रहा है, आपने 1 चपाती ली, आपकी भूख और बढ़ गई, आपने एक और खा ली, उसके बाद और ज्यादा भूख बढ़ गई। जब आपने 3rd चपाती खाई तो आप उसके बाद सेटिस्फाई हो गए कि अब मैं इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकता, मैं और ज्यादा कंज्यूम नहीं कर सकता, और ज्यादा रोटियां नहीं खा सकता। अब जैसे ही आपने 4th चपाती खाई तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुके हैं, लेकिन आप जैसे 5th चपाती लेने लगे तो आपको वोमिटिंग आ गई। तो वोमिटिंग क्यों आई? क्योंकि आपकी सस्टेनेबिलिटी क्या हो गई? खत्म हो चुकी थी। सेम वे अर्थ का है कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सेप्ट कर लिया, हमने एक फार्म में जो क्रॉप है वो ग्रोन कर ली, उसके अंदर बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स डाल दिए, वो प्रोडक्शन अच्छा हो गया। नेक्स्ट टाइम हमने और ज्यादा डाल दी, प्रोडक्शन फिर बढ़ गया।
एक टाइम ऐसा आया कि प्रोडक्शन स्टॉप हो गया, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता था, उसकी सस्टेनेबिलिटी डाउन होने लग गई। अब वो प्रोडक्शन डिक्रीज होने लग गया, जो सोइल की फर्टिलिटी थी वो डाउन होने लगी। तो विल द लैंड सस्टेन, इट मीन्स सस्टेनेबिलिटी उस टाइम तक ही हो सकती है जिस टाइम तक उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो उसको एक्सेप्ट करके रख सकती है। उसके बाद अगर हम उसको बार बार उसके अंदर पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर डालेंगे तो एक टाइम के बाद वो अपनी जो सस्टेनेबिलिटी है उसको लॉस कर देती है। नेक्स्ट आता है हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, कि जो पालमपुर विलेज है उसके अंदर जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है क्या वो इक्वल है? नहीं, किसी के पास तो इतना बड़ा प्लॉट है तो किसी के पास छोटा प्लॉट है। रीजन क्या है उसका? उसका रीजन है कि फॉर एग्जाम्पल एक इसमें केस स्टडी भी दे रखी है, गोविंद नाम का पर्सन है, उसके पास थोड़ी सी जमीन है और उसके 3 सन है, जिसके जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनके जो 3 बेटे हैं उनके अंदर वो डिवाइड हो जाती है लैंड। तो उसके पास जो इतना पार्ट था लैंड का वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, इट मीन्स इसके टुकड़े हो गए। तो कुछ % लोगों के पास तो लैंड के जो पार्ट्स हैं वो लार्ज है और कुछ के पास बहुत ज्यादा स्मॉल लैंड भी है। पॉइंट नंबर 5 आता है हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर कौन प्रोवाइड करता है? ऐसे पर्सन जिनके पास लार्ज फार्म है तो उनको लेबर की नीड होती है, उनको तो पर्सन वर्कर की नीड होगी, तो उनको पर्सन कहाँ से मिलेंगे, वर्कर्स कहाँ से मिलेंगे? तो ऐसे पर्सन जिनके पास स्मॉल एरिया होता है, यानी कि स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है, ऐसे पर्सन, या फिर वो लैंडलेस कि जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं है, वो पर्सन वर्क करने जाएंगे। कैसे पर्सन के पास जाएंगे? जिनके पास लार्ज फील्ड है, लार्ज खेत है, बड़े खेत है, तो उनको प्रोडक्शन के लिए नीड होगी किनकी? वर्कर्स की। वर्कर्स कौन मिलेंगे? या तो फिर स्मॉल फार्मर या फिर लैंडलेस लेबर। तो वो उनको क्या प्रोवाइड करते हैं? लेबर प्रोवाइड करते हैं। पॉइंट नंबर 6 आता है आपका द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। क्या फार्मिंग में कैपिटल यानी कि मनी की नीड होती है? यस होती है, क्योंकि विदाउट मनी तो कोई वर्क हो ही नहीं सकता है। तो उसके लिए एक होते हैं लार्ज फार्मर्स और दूसरे होते हैं स्मॉल फार्मर्स। तो अब जो लार्ज फार्मर होते हैं वो कहाँ से मनी लेते हैं और स्मॉल फार्मर मनी कहाँ से लेते हैं? तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्मॉल फार्मर के बारे में, कि जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो मनी लेते हैं लार्ज फार्मर से। लार्ज फार्मर से कैसे लेते हैं? कोई ऐसे ही थोड़ी दे देगा कि कोई पैसे मांगने गया, अभी मुझे पैसों की जरूरत है कि भाई लो ले जाओ यूज करो, नहीं। उसके लिए इंटरेस्ट रेट होता है और टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम के लिए इतने इंटरेस्ट रेट पर मैं आपको मनी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इतने टाइम के बाद आप मुझे इससे प्लस करके ये दे देना। तो स्मॉल फार्मर लार्ज फार्मर के पास जाते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल है, सविता नाम की एक स्मॉल फार्मर होती है और वो तेजपाल नाम के लार्ज फार्मर से मनी लेने जाती है, मनी बोरो करती है। तो वो उसको 24% इंटरेस्ट रेट पर मनी देता है, जो काफी हाई इंटरेस्ट रेट है। तो जिसके रीजन से अब क्या होता है कि जो मनी उसने उधार ली है उसके बदले में कैसे उसको पे करेगी? उसके लिए लार्ज फार्मर जो तेजपाल है उसके खेतों में काम करेगी और लंबे टाइम तक, यानी कि जो उसकी पर डे सैलरी है वो ओनली 35 रुपीज है। तो 35 रुपीज जो एक काफी स्मॉल मनी है। अब वो सविता तेजपाल के पास काफी लंबे टाइम तक काम करना पड़ेगा, जिससे उसकी जो उसने उससे पैसा उधार लिया वो चुकता हो जाए। नेक्स्ट ओके, जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो कैसे अपनी जो कैपिटल है वो प्रोवाइड करते हैं, या जो कैपिटल की नीड होती है वो कहाँ से लाते हैं? तो उसके लिए उनको सरप्लस। अब ये सरप्लस क्या है? सरप्लस का मीन्स होता है टोटल जो प्रोडक्शन है उसमें से कंजप्शन वाला प्रोडक्शन रखने के बाद जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको सरप्लस बोलते हैं। लाइक लार्ज फार्मर तेजपाल के पास बड़े खेत है, लार्ज फार्म है, इसके पास प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है। तो अब ये तो है नहीं कि जो इसने सारा प्रोडक्शन किया वो ये खुद यूज कर लेगा। अब इसको जितनी नीड है, जितना इसको कंज्यूम करना है वो तो अपने पास रख लेगा, बाकी को ये क्या कर देगा? बाकी जो बच गया उसको हम क्या बोलेंगे? सरप्लस बोलेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा बच गया उसको सरप्लस बोलेंगे। अब तेजपाल ने उस सरप्लस को क्या किया? मार्केट में सेल कर दिया। और वो जो मार्केट में सेल किया वो उसके लिए क्या आ गई? मनी आ गई। अब उसने जो नीड थी उसको कंप्लीट कर लिया, यानी कि जो अब उसको नेक्स्ट टाइम अपने खेतों के लिए जो भी प्रोडक्ट इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए या फिर
सीड्स चाहिए, उसके लिए वो अपनी सरप्लस को बेच के उसको यूज कर सकता है। और बाकी कुछ है, सविता जो फार्मर है ऐसे फार्मर्स को उधार भी दे सकता है। तो आपने इस वाले पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर लिया होगा कि कैपिटल की नीड कहाँ से होती है, तो वो कहाँ से लेते हैं, और जो सरप्लस होता है वो किनके पास होता है। स्मॉल फार्मर के पास तो सरप्लस होता नहीं है, ओनली लार्ज फार्मर के पास होता है, और वो अपनी नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है उसके लिए उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी आती है नॉन फार्म एक्टिविटीज इन पालमपुर। अभी तक हमने क्या एक्टिविटीज की, फार्मिंग एक्टिविटी की। फार्मिंग एक्टिविटी में मेनली जो फार्म प्रोडक्शन होता है, खेत में जो सोइंग करते हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग करते हैं, उसको सरप्लस को सेल कर देते हैं, उसके अंदर लेबर की नीड होती है, ये बड़ा। अब आता है नॉन फार्म एक्टिविटी की। जो विलेज पालमपुर है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, उस विलेज पालमपुर में फार्मिंग के अलावा और क्या होता है और कौन से वर्क है। ऐसा तो नहीं कि कंप्लीट विलेज फार्मिंग ही करता है, कुछ पर्सन अदर वर्क करते हैं, उनको नॉन फार्म एक्टिविटीज बोलते हैं। लाइक डेयरी। अब डेयरी क्या होता है कि जिसमें जिनके पास ज्यादा कैटल्स है, यानी कि जिनके पास ज्यादा गाय भैंस है, वो अपना दूध जो होता है या फिर उनका जो घी बनाते हैं उसको सेल करते हैं और अपनी जो अर्निंग है उसको बढ़ाते हैं। नेक्स्ट आता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कि लार्ज जो विलेज पालमपुर है उसके पर्सन लार्ज लेवल पर तो मैन्युफैक्चरिंग कर नहीं सकते, स्मॉल स्केल यानी छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक पर इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक केस स्टडी दे रखी है। मिश्री लाल नाम का पर्सन होता है, तो उस वो क्या करता है अपने घर में एक मशीन सेटअप कर लेता है कि जिससे शुगर केन से गुड़ बनाया जा सके। तो उसने एक मशीन सेट की, शुगर केन से गुड़ बनाने लगा, आफ्टर दैट उसको मार्केट में सेल करने लगा। तो जो उसकी इनकम पहले कम थी अब वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो इसलिए उसने अपनी इस नॉन फार्म एक्टिविटी से, अपनी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग से किस तरह से अर्निंग को बढ़ाया। नेक्स्ट आता है शॉपकीपिंग कि जो ऐसे पर्सन जिनके पास कम खेत है, जो फार्म लेबर भी नहीं बन सकते, तो उन्होंने अपना कौन सा वर्क स्टार्ट कर दिया, शॉपकीपिंग का। या ऐसे पर्सन जिनके पास खेत नहीं है लेकिन वो फार्म लेबर इसलिए नहीं बनते क्योंकि वो एजुकेटेड है, तो उन्होंने क्या किया, करीम का एक एग्जाम्पल है इसमें कि जो करीम नाम का पर्सन होता है वो देखता है कि हमारे गाँव में कोई भी कंप्यूटर सेंटर नहीं है, कि लोगों को टाउन में जाना पड़ता है। तो उसने क्या किया, अपना एक कंप्यूटर सेंटर खुद ओपन कर लिया, अपने एक रूम में जो बाहर की साइड था उसमें अपना कंप्यूटर सेंटर ओपन किया और वहां पर वर्कर लगा दिए, जिससे वो कंप्यूटर सेंटर अच्छा चल गया। क्योंकि गांव के जो लोग, गांव के जो भी बच्चे थे वो बाहर कंप्यूटर के लिए जाते थे, कंप्यूटर की जो उनको स्टडी कर रहे थे वो बाहर जाते थे, वो गांव में ही करने लगे। तो उसको भी बेनिफिट हुआ, साथ में गांव वालों को भी बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्ट कि ट्रांसपोर्ट ऐसे पर्सन जिनके पास खेत भी नहीं थे, जिनके पास और वर्क भी नहीं था, तो उन्होंने क्या, ट्रांसपोर्टिंग का काम स्टार्ट कर दिया। जिनके पास एनिमल्स थे तो उन्होंने साथ में टोंगा भी है जो भी उसके बुलक कार्ट लगाते थे, तो उससे साथ में जो रायगंज और शाहपुर थे उसमें अपना जो सामान का ढोना है तो उसमें वो अपनी अर्निंग करने लगे। इसमें किशोर नाम का पर्सन होता है, तो वो फार्म लेबर होता है, बिल्कुल अर्निंग नहीं होती, मुश्किल से अपनी फैमिली का सर्वाइवल कर पाता है। तो उसने प्लानिंग की कि मैं बैंक से लोन लेके और एक भैंस खरीद लेता हूँ। तो उसने बैंक से लोन लिया और भैंस को परचेज कर लिया। आफ्टर दैट उससे जो प्रोडक्शन हुआ, उससे जो मिल्क उसने प्रोवाइड किया, तो वो मिल्क को सेल करने लगा डेयरी में और उसकी अर्निंग बढ़ी। आफ्टर दैट उन्होंने एक कार्ट खरीद ली और वो उस बैफेलो के पीछे उस कार्ट को लगा के और जो भी प्रोडक्शन था गांव का वो दूसरी जगह देने लगा, या फिर गांव को जो क्ले चाहिए थी वो क्ले ला के देने लगा, जिससे उसकी प्रोडक्शन यानी कि जो उसकी इनकम थी, उनकी अर्निंग थी, वो सरप्लस हुई। तो किस तरह से आपने देखा कि फार्मिंग एक्टिविटी के अलावा नॉन फार्म एक्टिविटी भी उस विलेज में थी, यानी जो इमेजिनरी विलेज पालमपुर में। अब हमने इस चैप्टर में जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि किस तरह का वो विलेज, एक इमेजिनरी विलेज, वेल कनेक्टेड डेवलप विलेज, फैमिलीज भी अच्छी थी, अपर कास्ट भी थी, लोअर कास्ट भी थी, लोगों के पास स्मॉल खेत भी थे और लार्ज भी थे, कुछ मनी लेंडर्स भी थे, कुछ वर्कर्स भी थे। प्रोडक्शन के फैक्टर्स किस तरह से वर्क किए, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, साथ में नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कौन सी होती है, उसके लिए कौन कौन से मतलब किस तरह से वर्क कर सकते हैं। तो अब इसमें जो कुछ हम क्वेश्चंस जो है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, उनके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज द मेन एक्टिविटी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर जो विलेज है उसकी मेन एक्टिविटी का क्वेश्चन है। तो ये मेन एक्टिविटी आपको सबको क्लियर हो गया होगा। मेन एक्टिविटी ऑफ विलेज पालमपुर इज
फार्मिंग, कि फार्मिंग में मेन एक्टिविटी। अगर अदर एक्टिविटी पूछी जाए तो यू कैन राइट डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग, ये आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी में या अदर एक्टिविटी में लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन है द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज विच कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। कौन सा ऐसा रिसोर्स है कि जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग? तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ह्यूमन कैपिटल। थर्ड क्वेश्चन आता है मीनिंग ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, ये हमने अभी चैप्टर में डिस्कस किया। मल्टीपल क्रॉपिंग का मीन्स होता है ग्रो मोर देन वन क्रॉप, कि जब हम एक ही सेम पीस ऑफ लैंड में ड्यूरिंग 1 ईयर एक फसल से ज्यादा फसल या एक क्रॉप से ज्यादा क्रॉप को ग्रो करते हैं, उसको मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इम्पोर्टेंट नॉन फार्म एक्टिविटी। अब नॉन फार्म एक्टिविटी का कि कौन कौन सी नॉन फार्म एक्टिविटी विलेज पालमपुर में, तो यू कैन राइट दीज फॉर डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ये लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है मनी इन हैंड एंड रॉ मटेरियल आर एन एग्जाम्पल ऑफ। मनी और रॉ मटेरियल ये हमने डिस्कस किया फिजिकल कैपिटल में, तो ये आ जाएगा आपका वर्किंग में। फिजिकल कैपिटल के 2 पार्ट बताए मैंने, एक फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा वर्किंग कैपिटल। तो मनी और रॉ मटेरियल किसका पार्ट है? वर्किंग कैपिटल का। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HYV? हाई यील्डिंग वेराइटी। जो हाई यील्डिंग वेराइटी है ये सीड्स जो ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन यूज किए गए थे, जिसमें कंट्री का जो प्रोडक्शन है, जिसमें सेल्फ सफिशिएंसी हुई इंडिया की, उसके लिए यूज किए गए थे। तो फुल फॉर्म ऑफ HYV हाई यील्डिंग वेराइटी। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आपको एग्जाम्पल लिखने हैं फिक्स्ड कैपिटल के, तो फिक्स्ड कैपिटल के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? यू कैन राइट मशीन्स, बिल्डिंग, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एम ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है? टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। ये मेन एम ऑफ प्रोडक्शन होता है कि जो भी प्रोडक्शन करते हैं तो वो जब पर्सन की जो नीड होती है, जो उनकी डिमांड होती है, उनको फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट आता है इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी आ सकता है, फैक्टर्स भी आ सकता है। ये आपका क्वेश्चन में फैक्टर्स भी हो सकता है, रिक्वायरमेंट भी हो सकता है। तो मेन 4 फैक्टर्स, फर्स्ट इज लैंड, सेकंड लेबर, सेकंड थर्ड फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ वन ह्यूमन कैपिटल। तो ये 4 फैक्टर्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फीचर्स एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है आपको उसकी मेरिट, डिमेरिट की, पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट, ये आपको बताने की ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कंट्री में पॉजिटिविटी क्या है। तो मैंने आपको बताया सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ गया था, लोगों के लिए वर्क बढ़ गया था, तो ये आपके पॉजिटिव में आ जाएंगे। नेगेटिव में जो भी हार्मफुल इफेक्ट हुए थे या कुछ पार्ट्स में ही ओनली इनको इम्प्लीमेंट किया गया था, कि जो अदर स्टेट्स थे उनको अपने आप को नेग्लेक्ट भी फील किया था। साथ में सॉइल फर्टिलिटी डाउन हुई थी, वाटर रिसोर्स है उसका ज़्यादा यूज़ किया गया था, तो ये आपके नेगेटिव पॉइंट में आ जाएंगे। So student, today we have discussed about chapter number 1, the story of village पालमपुर। I hope आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, वीडियो को देखिए। ओके, बाय, टेक केयर।